सोशल साइंस क्लास 8 लेसन फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय से ही भारत का इतिहास सतत संघर्ष का रहा। भारत की विशाल संपदा, विशाल प्राकृतिक संसाधनों की ओर आकर्षित होकर बहुत से विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में निरंतर संघर्ष चलता रहा। इनमें शक, हूण, मंगोल इनके आक्रमण निरंतर होते रहे। इन आक्रमणकारियों के बाद कुछ आक्रमणकारी पराजित होकर यहीं रच बस गए और यहीं की संस्कृति और सभ्यता में घुल मिल गए और कुछ हारकर वापस चले गए। भारत के बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों का भी शासन रहा और उन्हें भी निरंतर संघर्ष करना पड़ा। उनका संघर्ष राजपूतों के साथ, सिखों के साथ और मराठाओं के साथ हुआ और इसके बाद कुछ यूरोपीय शक्तियाँ भी भारत में आईं, जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। और भारत के लोगों ने निरंतर स्वतंत्रता का संग्राम लड़ते हुए 1947 में देश को स्वतंत्र कराया। यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। 1498 में वास्को डी गामा का जल मार्ग से सबसे पहले भारत आगमन हुआ। पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। डच जो थे उन्होंने यहाँ पर एक स्वर्ण मुद्रा चलाई जिसका नाम था पगोडा। इसके बाद अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। द इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। लाइक अदर यूरोपियन नेशंस, English were also keen to have trade relations with India. The leading capitalists in Britain formed the East India Company on 31st December 1600. Queen Elizabeth I of England issued a charter providing 15-year monopoly in trading. The first British ship, captained by Hawkins, reached India in 1608 during the rule of मुगल एम्परर जहांगीर। अन्य यूरोपीय देशों की तरह ही अंग्रेज भी भारत से व्यापारिक संबंध चाहते। उद्योगपतियों ने 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसे वहाँ की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्षों का चार्टर द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। अंग्रेज़ों की जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने इन्हें आने की आज्ञा दी और 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा। उस समय भारत में जो मुगल सम्राट था उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर का शासन इस देश में था। अंग्रेज़ों के आने के कुछ समय बाद ही भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी का स्थापना की, द इंडो ओरिएंटल कंपनी। 1664 में उन्होंने एक कंपनी बनाई और फ्रांसिस केरन के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में 1667 में फ्रांसीसियों का एक दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 में यह सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की। सूरत में इन्होंने पहली कोठी मतलब पहला ट्रेड सेंटर बनाया, व्यापारिक केंद्र बनाया। इसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम, 1673 में पांडिचेरी एवं 1692 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपने ट्रेड सेंटर्स की स्थापना की। और फ्रांसीसी कंपनी ने पांडिचेरी में अपनी सेना के सामरिक उद्देश्य से फोर्ट ल्यू का निर्माण किया, एक किले का निर्माण किया जिसे फोर्ट ल्यू किला बोलते हैं। ऐसे एक फोर्ट का निर्माण करवाया। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही इस देश में व्यापार करने लगे तो इनमें आपसी मतभेद और संघर्ष उत्पन्न हुआ। इस संघर्ष में फ्रांसीसी पराजित हुए और धीरे धीरे वह अपना व्यापार खत्म करके, समाप्त करके अपने देश लौटना प्रारंभ कर दिया। फ्रांसीसियों के बाद केवल अंग्रेज ही इस देश में एक व्यापारी के रूप में रहे और पूरे देश पर एक मोनोपोली के रूप में अपना व्यापार प्रारंभ किया। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जब अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए आए तब इस देश में मुगलों का साम्राज्य समापन की ओर था, उसका पतन होना प्रारंभ हो चुका था। द मुगल एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526। मुगल एम्पायर की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में और इसके बाद उसे अकबर, औरंगजेब इनने काफ़ी इस राज्य को फैलाया।
ये बड़े शक्तिशाली शासक हुए। औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। मुग़ल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों में संघर्ष उत्पन्न होने लगा और खुद राजा बनने के लिए उन्होंने अपने सरदारों का अनैतिक रूप से सहयोग लेना शुरू कर दिया। उसी पतनशील काल में मुग़ल साम्राज्य के प्रांत जो थे, बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, पूना और यहाँ ग्वालियर तक छोटे छोटे राज्य बन गए। मैसूर, कर्नाटक आदि एक अनेक छोटे बड़े राज्य बन गए जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बने। उसी समय ईरान के शासक नादर शाह और अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ। उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव हिला दी। पानीपत का युद्ध मराठा और अब्दाली के बीच जो हुआ, ये वही अब्दाली है। इसका जब आक्रमण हुआ तो दिल्ली में आखिरी समय था वह मुग़ल साम्राज्य का। और मुग़ल साम्राज्य ख़त्म होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां और तेज़ हो गईं और उसके बाद उनकी राज सत्ता स्थापित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस rivalry. The East India Company was formed under a 15-year charter issued by Queen Elizabeth of Britain on 31st December 1600 for trade with India and the eastern countries. The charter also empowered the company to wage war, sign pact, enact laws, and to punish those who attacked the company's monopoly. 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण की अनुमति दी और उन्हें 15 साल 15 ईयर्स के लिए एक चार्टर मीन्स अधिकार पत्र दिया, जिसमें कंपनी की मोनोपोली पर कोई भी यदि अटैक करता है तो उन्हें उसके लिए नियम बनाना, दंडित करना, ऐसे बहुत से अधिकार भी प्राप्त किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ उद्योगपतियों के साझा व्यापार के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना था। प्रॉफिट के लिए ये उचित अनुचित कार्य करने से परहेज नहीं करते थे। इसका इनके लिए कोई मायने नहीं था। ये किसी भी प्रकार के उचित अनुचित कार्य करके, लूट मार करके किसी भी प्रकार से अपनी कंपनी को प्रॉफिट दिलाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने भारत में कई प्रकार के अत्याचार किए, जिससे यहाँ की जनता उनके प्रति भड़की और स्वतंत्रता संग्राम निरंतर चलता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन प्रारंभिक दिनों में वह अपनी कोई भी व्यापारिक बस्ती नहीं बना पाया। 1613 में मुग़ल एम्परर जहांगीर ने उन्हें सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति दी। इसके बाद सर टॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम हुए, उन्होंने मुग़ल दरबार में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और मुग़ल साम्राज्य की अनुमति से भारत में व्यापार प्रारंभ किया और धीरे धीरे उन्होंने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ौच में अपनी व्यापारिक बस्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया और बनाने में सफलता प्राप्त की और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। वैन एम्परर चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड वाज मैरिड टू प्रिंसेस कैथरीन ऑफ पुर्तगाल इन 1668. द ब्रिटिश गॉट मुंबई इन डाउरी। 1668 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना से हुआ और उन्हें दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ, क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में पुर्तगालियों का शासन था और उनमें से एक मुंबई भी था। जब वहाँ के राजा का विवाह, चार्ल्स का विवाह उनकी राजकुमारी से हुआ तो दहेज के रूप में उन्हें मुंबई मिल गया, तो एक और व्यापारिक केंद्र उनका मुंबई बना। 1687 में अंग्रेज़ों ने सूरत से हटाकर मुंबई को अपना राजधानी बनाई या अपना व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय बना लिया। ऑन द ईस्टर्न कोस्टल areas also the company established business center at Machilipatnam, Madras, Bengal, Hariharpur, Balasore, Hooghly, Patna and Kasim Bazar. The company made desired benefits in trading in the areas lying between eastern and western coastal area. The company built fort in Mumbai and Calcutta and made adequate security arrangements there.
भारत के पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्टल एरिया जहाँ था, पूर्वी तट समुद्री इलाका, वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो उनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने मछलीपट्टनम, मद्रास जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, बंगाल, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम बाजार में अपनी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में कंपनी ने आशा से भी ज़्यादा, जितना वो सोचते नहीं थे उससे भी ज़्यादा उन्होंने व्यापार में वृद्धि की और कंपनी द्वारा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए इन्होंने फोर्ट का निर्माण किया, किले बनवाए जो उनकी सुरक्षा की बहुत अच्छे इंतजाम किए। वहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट वहाँ की सिक्योरिटी के लिए था। In 1717, the East India Company acquired important trading facilities from Mughal Emperor Farrukhsiyar. John Sherman and William Hamilton paid a courtesy visit to the emperor. The emperor was seriously ill. The emperor got cured after following to the advice of William Hamilton. 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन शरमन एंड विलियम हैमिल्टन मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियार से मिलने उनके दरबार में गए। उस समय मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। विलियम हैमिल्टन ने उनके इलाज में उनकी सहायता की, जिससे वह स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद सम्राट काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों को अनेक सुविधाएं प्रदान की। इन सुविधाओं में कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक लगान के बदले में कंपनी को बंगाल में बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये बहुत बड़ा लाभ था कंपनी के लिए, जिससे कंपनी ने बंगाल में अपना कार्य विस्तार बहुत तेज़ी से बढ़ा लिया। हैदराबाद में कंपनी को जितना भी मुग़ल बादशाह को देना था, मुग़ल साम्राज्य को जितना भी कर देना था, कंपनी को उस कर से भी मुक्ति दे दी गई। मुंबई में जहां इन्होंने सबसे अपनी मुख्यालय बनाया हुआ था अपने व्यापारिक केंद्र का, वहां ये जो सिक्के चलाते थे उसको मुग़ल साम्राज्य ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार से लगभग पूरे देश में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हो गया और उनकी व्यापारिक गतिविधियों में बहुत वृद्धि हुई और उन्हें व्यापारिक लाभ बहुत ज़्यादा हुआ, जिस लाभ के लिए वह भारत में आए हुए थे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट में हम अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसके विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि अंग्रेज़ों की शक्तियाँ आगे और किस प्रकार से और ज़्यादा बढ़ती गईं।